25% of couples in the whole Pakistan have difficulty conceiving a child. अच्छा Yeah, वाओ 21 तो ये to तो 25%. ये तो काफी It's ज्यादा a है huge. यंग बच्चियां आ रही हैं 28 साल 32 साल 25 साल, एग्स ख़त्म हो गए हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। वो जो आजकल पीआरपी और स्टेम सेल्स, वो अभी बहुत दूर की बातें हैं, वो अभी उनके कोई रिजल्ट्स नहीं हैं। जब शादी के करीब दिन आ रहे हैं, खुद लड़के को इतनी अकल होनी चाहिए कि अपना एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट सीमन एनालिसिस करवा ले। उस टेस्ट के ऊपर उसकी ज़िंदगी का फैसला कीजिए। अगर जीरो स्पर्म है तो किसी की बच्ची की जिंदगी खराब ना करें। डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये मेन चीज है जो हमें इफेक्ट कर रही है। आईवीएफ एक बाईपास है। जैसे मेरी बॉडी यूट्रस है और मेरे बाजू ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूबें बंद हैं, वो अंडा उठा ही नहीं सकती। ये जो छोटे लेवल पे ये दाइयाँ और एलएचवीज और ये इस किस्म के जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, वो इन लैब से फ्रेश सीमन ला के आदमी की बीवी की विजाइना में रख देंगे विलिंगली। उस आदमी को पता होता है ये मेरा सीमन नहीं है, ओके और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो खुश हो जाता है कि बस अब तो सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि मैं ठीक। अस्सलाम वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर समीना हक, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सर्जन हैं, और आपने अभी फ्रेंड्स ऑफ आईवीएफ सेंटर, फ्रेंड्स आईवीएफ एंड इक्सी सेंटर। ओके जी, जी, तो वेलकम टू आवर शो जी। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you for टेकिंग आउट calling. टाइम। तो मतलब ये बताएं कि ये मतलब अगर इनफर्टिलिटी, मतलब एक वो टाइम था कि पाकिस्तान को हर एक वो रेड फ्लैग था कि जी यहाँ फर्टिलिटी रेट जो है वो शायद बहुत ज़्यादा है, और अब अगर देखें तो वो इनफर्टिलिटी बहुत राइज कर रही है। तो मतलब आया एक्चुअली इनफर्टिलिटी बढ़ रही है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा जी, रीज़न्स हमें बहुत से हम लेके आते हैं अपनी उसमें ट्रीटमेंट में कि क्या रीज़न्स हो रहे हैं और कैसे अवॉइड करें। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख लेते हैं, डाइट को देख लेते हैं और बहुत सी चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ एट अ शार्प राइज। तो अगर आप अपने करियर में देखें तो आपको क्या लगता है कि तकरीबन कितने एक मतलब पिछले 10-15 साल में कितने परसेंट फर्क पड़ गया? कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ गया। अब जो स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के, वो तो कहते हैं कि 21 to 25% ऑफ कपल्स in the whole Pakistan have difficulty conceiving a child. अच्छा Yeah, वाओ 21 तो to 25%. ये तो काफी It's ज्यादा a है। huge जी। percentage. तो ये मतलब क्या वजह आप देखती हैं कि क्या हुआ कि मतलब ये वाई कपल्स आर स्ट्रगलिंग दीज डेज फॉर, मतलब ये फर्टिलिटी का इशू बना क्यों है? हमारे ज़माने में when we were young and I was doing my house job, मैंने गायनी में तो हाउस जॉब नहीं किया था, लेकिन जब हम पढ़ते थे या कुछ तो उसमें मुझे हमें ये पता चलता था कि मेल तो शाज़ो नादर कोई स्पेयरिंगली कोई इफ़ेक्टेड होता है, या लो स्पर्म काउंट किसी किसी का हो सकता है। हम हर एक को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते होते थे मेल के टेस्ट के लिए। लेकिन अब तो इट इज़ एक्सीडिंग द कॉजेज़ इन वुमेन, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 40% उन 25% जो पॉपुलेशन इनफर्टाइल है, उनमें से 40% attributed to male causes, 30% to women, and the rest 30% undiagnosed या जिसको हम कह सकते हैं कि of unknown origin, हमें पता ही नहीं है कि वो क्यों है इनफर्टिलिटी। तो मतलब ये बताएं कि एक जो फीमेल है उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किस तरह अब आज के दिन में किस तरह है वो? 2 क्लॉक्स चल रही हैं फीमेल्स में, अच्छा एक सर्केडियन और एक बायोलॉजिकल। ओके बायोलॉजिकल क्लॉक तो शुरू हो जाती है जब वो इंट्रा यूट्राइन अपनी माँ के पेट में है क्योंकि एट द 5th month ऑफ जेस्टेशन द एग्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर एडल्ट एग्स। वो एक डोमेंट स्टेट में वहाँ पड़े रहते हैं, और बर्थ के बाद वो यानी अगर वो बच्ची अगर 1 साल की है तो उसके अंडे जो हैं वो 1 साल और 3-4 माह के हैं, यानी वो उससे ज़्यादा एज के हैं, तो दे आर देयर इनसाइड। ओह ओके जी, एंड
whatever toxins, जो भी toxins उसकी माँ खा रही है या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, इंट्रा यूट्राइन उस बच्ची के एग अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जब वो बाहर निकलती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो उसकी इंट्रा यूट्राइन ही शुरू हो गई ना, क्योंकि वो तो बन चुके हैं एग्स। 5th to 6th month ऑफ जेस्टेशन ऑल द एग जो उसकी किस्मत के अल्लाह सुब्हान ताला ने देने हैं वो बन चुके हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक इंट्रा यूट्राइन ही शुरू हो चुकी है। और फिर वो मिलियंस होते हैं और फिर जब बच्ची जवान होती है, शादी के काबिल होती है, कोई 7 से 8 हज़ार रह जाते हैं फॉर फर्टिलिटी। उसके बाद वो शेड होते रहते हैं हर महीने, और फिर अगर थोड़े हैं उसके पास तो वो जल्दी ख़त्म होकर मेनोपॉज में एंटर हो जाएगी, जो कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत कॉमन हो गया पाकिस्तान में। यंग बच्चियां आ रही हैं 28 साल 32 साल 25 साल, एग्स ख़त्म हो गए हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है और वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो जो आजकल पीआरपी और स्टेम सेल वो अभी बहुत दूर की बातें हैं, वो अभी उनके कोई रिजल्ट्स नहीं हैं। तो इसलिए उसके साथ ये बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है, और बायोलॉजिकल क्लॉक अगर नॉर्मल एक बच्ची है, उसके अच्छे स्टोर लेके वो पैदा हुई है, कोई इंसल्ट नहीं हुई इंट्रा यूट्राइन, और वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही है, फिर तो बायोलॉजिकल क्लॉक उसको अलाउ करती है कि वो 40 44 45 ईयर्स तक भी बच्चा पैदा कर सकती है। ऑल्दो कंजेनिटल एनॉमलीज का परसेंटेज बढ़ जाती है, अबॉर्शंस की परसेंटेज बढ़ जाती है, प्रेग्नेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन शी कैन अचीव प्रेगनेंसी टिल द एज ऑफ 45। कुछ औरतें 50 साल तक उनकी ओवरीज जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। लेकिन ये तो हो गई बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कि वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है इंट्रा यूट्राइन, और फिर वो 40 45 50 तक वो ख़त्म हो जाते हैं एग्स। अब बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है नीचे की तरफ, बहुत एनवायरमेंटल टॉक्सिक फैक्टर्स हैं। और फिर एक सर्केडियन रिदम है। सर्केडियन रिदम स्टार्ट्स व्हेन इफ़ यू देखिए, नॉर्मल सर्केडियन रिदम क्या है कि अगर आप फजर के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सूरज को तुलू होते हुए देखते हैं बाहर निकल के, तो जो सूरज की शुआएं हैं वो आपकी आंख में डलती हैं, रेटिना पे डलती हैं। फिर रेटिना जो है वो हाइपोथैलेमिक, रेटिनल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक पाथवे है, वहाँ से वो पाथवे ट्रिगर होता है और फिर पिट्यूटरी एक्टिवेट होती है। पिट्यूटरी ने सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करना है, तो वो सारा जो है, और मेलेटोनिन सिक्रीट होता है जो कि एक महा हार्मोन है विच कंट्रोल्स ऑल द हार्मोन्स। वो नींद के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली इट कंट्रोल्स ऑल द हार्मोन्स इन द बॉडी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो अगर आप सुबह की रोशनी सूरज की अपनी आंखों में नहीं डलवाते तो वो ट्रिगर ही नहीं होता, वो सिस्टम ही हैपहैज़र्ड हो जाएगा, सारे हार्मोन्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इफ़ द चिल्ड्रन, जैसे हमारे रमज़ान में अब क्या हो रहा है कि वो सारी रात जागते हैं और सुबह सहरी से भी पहले वो सहरी करके और 3 बजे वो सो जाते हैं, और वो टाइम होता है जब इम्यून सिस्टम ने डेवलप होना है, उससे पहले जो वो जाग रहे होते हैं। फिर जब वो सोते हैं वो सूरज की सुबह की शुआएं भी मिस कर देते हैं और वो सारा कुछ मिस हो रहा है, और बच्चे वैसे भी लेट उठते हैं, रातों को जागते हैं, और ये सारा सर्केडियन रिदम जो डेली बेसिस पे उनके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज लॉस्ट। वाओ, तो ये यानी कि हमारी स्लीप साइकिल भी इतनी इम्पोर्टेंट इतनी है कि इम्पोर्टेंट, वो इतना कुछ हमारा इतना कंट्रोल कुछ कर रहे हैं। कंट्रोल कर रही है। फिर देर इज अ क्लॉक इन एवरी ऑर्गन, जैसे कि लिवर जो है उसका जो क्लॉक है वो स्टार्ट होता है रात के कोई 2 बजे, और वो डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर देता है बॉडी की, क्योंकि बॉडी उस वक्त सोई हुई है, उसको और कोई काम तो करने नहीं है, ना शुगर ऊपर नीचे, ना कुछ थोड़ा बहुत वो कर रहा होता है, बट डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होती है रात के 2 बजे। इम्यून सिस्टम जो है वो इशा के वक्त स्टार्ट हो जाता है रिप्लेनिश होना और ग्रो करना। तो अगर ये जाग रहे हैं बच्चे, जैसे आजकल की जनरेशन है, और रात के 2 बजे वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, इस वक्त तो लिवर ने आपको डिटॉक्सिफाई करना था, आपने तो उसके ऊपर और काम डाल दिया। जैसे कि एक होटल है, वो सारा दिन केटर कर रहा है लोगों को, रात को वो उसने क्लीन होना है सुबह दोपहर तक, और फिर उसने सर्विसेज शुरू करनी है। अगर आप रात को गेस्ट ला के बिठा देंगे तो वो क्लीन अप कब होगा, वो अगले दिन के लिए रेडी कब होगा?
तो सही। इसलिए ये बहुत गलत हो रहा है और इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, हार्मोनल चेंजेस बढ़ रही हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा हम अपने आप को मार रहे हैं एक्चुअली। द ह्यूमन रेस इज किलिंग इटसेल्फ नाउ। ओ, अच्छा, इसी तरह अगर हम फिर मेल में बात करें, उसके बायोलॉजिकल क्लॉक और उसकी जो फर्टिलिटी की जो विंडो है, तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो उस पर भी उस इफेक्ट पे करती इफेक्ट हैं, हो रही हैं, इसीलिए लेकिन तो हम्म, मेल फैक्टर अब ज्यादा हो गया ना। 40% इज मेल कंट्रीब्यूशन इन अच्छा, इनफर्टिलिटी। लेकिन जनरली जैसे होता था कि पहले तो ये कहते थे कि जी मेल तो बहुत एज तक फर्टिलिटी उसकी रहती हाँ, है, ये उसको बात फिर तो सही है। हम्म, 40 की एज पे डिक्लाइन शुरू होता है। फीमेल का तो एब्रप्ट डिक्लाइन आता है ना, ठीक है। इनका बहुत स्लो डिक्लाइन है। जैसे कि 35 तक स्पर्मेटोजोआ की क्वालिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट द डिक्लाइन स्टार्ट्स एट एज 45, और वो स्लो डिक्लाइन है। और उनके फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनके एक्रोसोमल कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दे कैन नॉट कॉज, द स्पर्म्स आर नॉट एबल टू कॉज प्रेगनेंसी। अच्छा, तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ सकती हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब जनरली जैसे मतलब हमारे यहाँ तो मतलब वो कल्चरली देखें तो वो औरत को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। कसूरवार किया जाता है, और मर्द तो जनरली शायद मेरे ख्याल है फर्टिलिटी के टेस्ट के लिए या इन चीज़ों के लिए भी रेजिस्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी ऐसे है या अब शायद थोड़ी कुछ चेंज आ गई है? अब कुछ चेंज आ गई है, लेकिन फिर भी अब होता क्या है कि क्योंकि मोहल्ले में तो लैब्स खुली हुई हैं। हम्म, अब शादी से पहले मेरा मशवरा ये होता है, मैंने अपने बहुत सारी टॉक्स में कहा है कि जब बच्चा 20 साल का हो जाए या 15-16 साल का, या जब शादी के करीब दिन आ रहे हैं, या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो खुद लड़के को इतनी अकल होनी चाहिए कि अपना एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट सीमन एनालिसिस करवा ले। और अगर उसने नहीं कराया तो बाप की जिम्मेदारी है, उससे पूछे कि तुम्हारा ये टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, 500-600 रुपये में कोई भी लैब कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया ले लेगी। उस टेस्ट के ऊपर उसकी ज़िंदगी का फैसला कीजिए। अगर ज़ीरो स्पर्म है तो किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना करें। अगर ज़ीरो स्पर्म है, बहुत लो काउंट है, आप बहुत अमीर हैं, फिर आप शादी कर लें और आईवीएफ की तरफ चले जाएं। आपका एक फेल हो गया, 10-15 लाख आपके लिए कोई बात नहीं है, तो आप मल्टीपल टाइम ट्राई करते रहें, प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। लेकिन अगर आप गरीब भी हैं या मिडिल क्लास हैं, तो इतना तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका ज़ीरो स्पर्म है, किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना करें। आप कोई ऐसी बच्ची ढूंढें जिसके खामन की डेथ हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पाल रही है वो बेचारी सिंगल मदर की तरह। इस किस्म का साथी ढूंढें कि आपको भी क्वेश्चन ना करे वो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। आप ये राज अपने पास ही रखें, कब्र तक अपने साथ ही रखें, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को फैसला करें कि आप या तो शादी ना करें, आप अडॉप्ट कर लें, बच्चा वैसे ही अडॉप्ट कर लें कि जी मैंने पालना है। या अगर आपको कोई साथी चाहिए तो आप इस तरह की खातून लें जो कि सिंगल मदर की तरह बच्चे पाल रही है। बिल्कुल। और इसी तरह माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्ची का भी अल्ट्रासाउंड करवा लें, हर चीज़ करवा लें। अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो फिर ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसे मर्द की तलाश करें जिसकी वाइफ की डेथ हो गई या उसको छोड़ के चली गई और छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उस बच्ची पे प्रेशर भी नहीं होगा कि बच्चे पैदा करे, उसको भी बच्चे मिल जाएंगे, घर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो तजर्बात करते हैं ना कि जी हकीम साहब ने कहा कि शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये बताएं कि कोई मतलब नेचुरल रेमेडीज भी हैं फर्टिलिटी को मतलब बेहतर करने के लिए? कोई खुराक का भी रोल है कि सर्टेन तरह की चीज़ें ना खाएं, सर्टेन तरह की चीज़ें खाएं, उससे भी कोई फर्टिलिटी को फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी। जैसे मैंने सर्केडियन रिदम की बात की है, हमारा लाइफस्टाइल, यानी इशा के बाद सो जाएं, तहज्जुद के वक्त उठें, सारा आपका इम्यून सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, आपके हार्मोन सही हो जाएंगे। फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकलें, क्योंकि वो क्लॉक है लंग्स के टाइम की।
वो लंग्स एक्टिवेट होते हैं, उससे लंबे लंबे सांस लें आप लंग्स को। फिर इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी क्लॉक लगी हुई है, वो शुरू होती है सुबह जब आप सूरज निकलने के बाद, और वो जो स्टूल पास होते हैं मॉर्निंग में, वो एक सर्केडियन रिदम के हैं। जो रात को स्टूल पास करना शुरू हो जाए वो तो सारा हैपहैज़र्ड हो गया ना, फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो सर्केडियन रिदम पे चलें, ये इसको पढ़ें, इसके मुताबिक चलें। और डाइट जो है वो जो भी चीज़ जिसमें प्रिजर्वेटिव है, हमारी कौम केचप के बगैर तो चलती ही नहीं है, तो मेयोनेज़ के बगैर तो चलती ही नहीं है आगे, डबल रोटी के बगैर तो वो, सैंडविचेस और बंस खाए बगैर तो वो चलती ही नहीं है। इन सब में केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और ये हेल्थ को इतना बुरा डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। फिर जी आज शाम को तो हम आउटिंग करने जा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, शवारमा खाने जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या खाने जा रहे हैं। हमारे घर में सब्ज़ी तो हम चख ही नहीं सकते, रोटी और दाल और सब्ज़ी वाला सालन तो हम खा ही नहीं सकते, देसी घी से हमें बदबू आती है। दूध हम पी नहीं सकते, उस वो तो नाक बंद करते हैं हम, हमें तो दूध डब्बे का पसंद है जो केमिकल का बना हुआ है। तो वी आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। हमारी फर्टिलिटी इसीलिए डिक्रीज हो रही है। अब आप देखें, हमसे जो पहली जनरेशन थी उनको तो कभी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स नहीं हुए, हमारी जनरेशन तक भी हमें कोई फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स नहीं हुए, थोड़ा बहुत। मगर अब तो एक तूफान बदतमीजी है, एक तूफान आ गया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, एंडोमेट्रियोसिस से हमारी जान नहीं छूट रही। अब एक नया अजाब आ गया है, एडिनोमायोसिस। 12 साल की बच्ची मेरे पास आई और इतना बड़ा यूट्रस, नो ट्यूमर, द यूट्रस हैज इंक्रीज्ड इन साइज। और ये जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, ये सारे जो हवा में हमारे हैं, एयर फ्रेशनर्स हैं, ये सारे के सारे मच्छर मार दवाएं हैं। फिर हम कोविड के बाद से हम अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, वो जो लिक्विड है आपके हाथों के ऊपर, वो तो आपके अंडों को मार रहा है, स्पर्म्स को सत्यानाश कर रहा है। मास्क जो आप पहन रहे हैं पॉलिएस्टर के, वो पॉलिएस्टर अंदर जाके जीनो ईस्ट्रोजन बन रहा है। फिर जो मेकअप है, जो आपके लोशंस हैं, बॉडी वॉशेस हैं, आपके फेस वॉशेस हैं, दे आर ऑल हार्मोन डिसरप्टर्स। ये सब के सब हार्मोन्स का सत्यानाश कर देते हैं जाके। परफ्यूम्स, रोल ऑन्स, आफ्टर शेव, इनके अंदर पैराबेन्स और थैलेट्स हैं जो कि डिसरप्ट करके रख देते हैं हार्मोन्स। तो ये तो इसका मतलब है कि पिछले जो 30-40 साल में जो हम सो कॉल्ड तरक्की जिसको कहते हैं, और जो हमने अपना एक लाइफस्टाइल चेंज किया, नई चीजें अडॉप्ट की, तो ये तो फिर सब के सब हमें हेल्थ वाइज टोटली फिर डिजास्टर हो गया। बिल्कुल डिजास्टर हो गया है। अब बाहर चांदनी में हम सोते होते थे रातों को, ठीक है, अब वो मच्छर इतने हो गए हैं कि बाहर तो निकलना ही मुश्किल है। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप मच्छरदानी लगा लें, आप पंखा लगा लें, मच्छरदानी लगा लें, बाहर की हवा में सोएं, फ्रेश एयर में। अब बंद हवा के अंदर एयर फ्रेशनर लगा के और एयर कंडीशनिंग में हम सो रहे हैं आर्टिफिशियल। और हमारी ख़वातीन जो हैं वो उठ के खिड़की खोलना गर्मियों में तो बिल्कुल नामुमकिन है कि पूरे घर की खिड़कियां खोली जाएं। अब जितनी चीज़ें आप नोट करें यहाँ पे सब पॉलिएस्टर है, और ये एमिट करते हैं वॉलेटाइल ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स। जब वीओसीज ये एमिट करेंगे, वो वीओसीज हम सारा दिन इनहेल करते हैं, वो जाके हमारा क्या बॉडी का सत्यानाश करते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स करते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, ग्लैंड्स को डिसरप्ट करते हैं, कितनी डायबिटीज़ हो गई है, पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, थायराइड काम नहीं कर रहा। ये हमारा लाइफस्टाइल है जिसने ये सब की सब चीज़ें हमारी डिजीजेस जो हैं ये की हैं। तो ये तो आई थिंक वो इट्स अ वेकअप कॉल कि इट्स अ हमें वेकअप कॉल, डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये मेन चीज है जो हमें अफेक्ट कर रही है। हम संभाल नहीं पा रहे, इतनी एंडोमेट्रियोसिस हो गया हमारे अच्छा, अगर अब जैसे आईवीएफ की बात करें तो ये मतलब आईवीएफ क्या है, और ये क्या आया हर एक के लिए ऑप्शन है, और इसकी कोई सर्टेन कोई मतलब प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब इसके अगर थोड़ा सा आप काइंडली हमारे व्यूअर्स को बता सकें। देखिए, आईवीएफ एक बाईपास है। जैसे आपके दिल की एक शरेयान बंद हो गई तो आपने यहाँ टांग में से एक वेसल निकाली, उसको उल्टा करके आपने एक बाईपास कर दिया। जैसे शहर की मेन सड़क बंद है, आप फिर एक बाईपास कर लिया आपने और आप चले गए दूसरी तरफ। ठीक है, ये बाईपास है। बाईपास किस तरह है कि जैसे मेरी बॉडी यूट्रस है और मेरे बाजू ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूबें बंद हैं, वो अंडा उठा ही नहीं सकती। तो फिर हम इसको बाईपास करेंगे ना,
हम अंडे बाहर निकाल के ट्यूब में और उसमें स्पर्म्स इंजेक्ट करके बीज जब बन जाएंगे, एम्ब्रियोज बन जाएंगे, तो फिर हम नीचे से उसको बाईपास, ट्यूब्स को बाईपास करके नीचे से यूट्रस में रख देंगे। तो दिस इज जस्ट अ बाईपास। अगर फीमेल कॉज है, फीमेल की ट्यूब्स दोनों बंद है, तो ओवरी यहाँ पड़ी होती है, वहां से तो वो उसके हाथ होते हैं ट्यूब के, वो अंडा नहीं उठा सकेगी, लेके नहीं जा सकेगी ना। तो ये तो हो गया बाईपास। लेकिन मेल के अगर 1 मिलियन काउंट है फॉर एग्जांपल, तो 1 मिलियन काउंट पे नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, 15 मिलियन तक भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक तरीका है जो कि अगर किसी मेल को पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसने काउंट करा लिया अपना, उसमें स्पर्म्स हैं लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो वो शादी कर ले, किसी भी बच्ची से कर ले। अगर वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं, वो आईवीएफ करा सकता है, मल्टीपल टाइम्स करा सकता है। तो फिर ये फ़ौरन हो जाना चाहिए शादी के फ़ौरन बाद, क्योंकि उनको पता है कि एक मेल फैक्टर है, प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। वेट करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि 1 to 2 to 5 मिलियन नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। तो उसको फ़ौरन, मेल फैक्टर है, पता है, तो फ़ौरन चले जाएं। उसकी वाइफ के एग्स यंग होंगे, उसको 60 to 70% सक्सेस रेट होगा। जब मेल फैक्टर होता है ना, तो सक्सेस रेट बहुत हाई चला जाता है, क्योंकि औरत, बच्ची यंग है, उसके अंडे अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हमारे पास आईवीएफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वरना अगर लेट एज में आ रहे हैं, जैसे बहुत इलाज कराए, प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूसिंग मेडिसिन खा रहे हैं फर्टिलिटी के लिए और सारा, और बाद में पता चला कि वहाँ तो एक ट्यूमर बैठा हुआ था या ट्यूब्स बंद थी और ट्यूब्स खुल नहीं सकती, ट्यूबरक्लोसिस कहीं बचपन में हुई थी। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो ट्यूबल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो टीबी की वजह से हैं। हमें इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करने चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये ट्यूबरक्लोसिस को, हल्का हल्का बुखार जो है ना बच्ची में, उसको इग्नोर ना करें। वो जी टाइफाइड हुआ था इसको बचपन में, वो टाइफाइड नहीं था, वो टीबी थी। वो बॉडी की इम्यूनिटी ने टीबी का जरासीम मार दिया, थोड़ी देर खांसी हुई, देर तक थोड़ा थोड़ा बुखार होता रहा और उसके बाद वो रिकवर हो गई। लेकिन उसके दौरान क्या हुआ, ये जो टीबी का जरासीम है, इसको ट्यूबें बड़ी पसंद है, ये जाएगा और ट्यूब्स के अंदर बैठ जाएगा। ओके। और वहाँ उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जहाँ सीलिया एम्बेड हुए होते हैं ना, वहाँ पे जाके ये डिज़ास्टर कर देगा, पैचेस में सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हमारे मुल्क में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत होती है, क्योंकि वो सीलिया पैचेस में डेफिशिएंट है। वो अंडा, एम्ब्रियो वहीं एम्बेड हो जाएगा, सीलिया उसको प्रोपेल ही नहीं कर सकते और वो वहाँ पे एम्बेड हो जाएगा और ट्यूबें फटती चली जाती हैं। ये ऑलमोस्ट 90 to 95% टीबी की वजह से ट्यूब्स अफेक्टेड होती हैं। टीबी के जरासीम को ट्यूबों से बड़ी मोहब्बत है। अगर किसी घर में टीबी का मरीज़ है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, खाला, बच्चियों को उसके पास ना जाने दें। बिल्कुल, वो गरीब लोगों की बीमारी है ये, और एक ही कमरे में इतने सारे लोग रह रहे होते हैं, और वो टीबी का जरासीम ये मुंह से, जैसे मैं बातें कर रही हूँ, वो ड्रॉपलेट में जा रहा है। और अक्सर ये होता है छोटे बच्चों को, जाओ दादी को ये दे आओ, दादी का पैर दबा दो, दादी को ये कर दो, और वो बच्चियां जो हैं वो टीबी से अफेक्टेड होके इनफर्टाइल भी होती हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी से मरती भी हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि जो आईवीएफ कराने से कोई ख़वातीन में फिर कोई लेटर कोई हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर इंटेलिजेंटली कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है, जैसे उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और बहुत से एंट्रल काउंट है और भरी हुई हैं अंडों से ओवरीज, और उनको आपने, हालांकि लोएस्ट भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दी, हम इंजेक्शन से फिर अंडे ज़्यादा बनाते हैं ना, उनके अंडे निकाल के फिर हम एम्ब्रियोज, क्योंकि अगर हमें 15 अंडे मिले हैं तो हो सकता है उसमें से एम्ब्रियोज 8 ही बने, और फिर वो चलते भी मतलब, तो वी गेट मोर एग्स। तो अगर हमने एफएसएच को लोएस्ट डोज में भी लगाया है, तो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ अगर किसी बच्ची को है और उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो फ्लेयर में जा सकती है, और इसको हम कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इतनी इतनी बड़ी ओवरीज हो जाती हैं दोनों तरफ, 50-50, 100-100 एग्स जो हैं वो इकट्ठे,
डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ओके। अब आप देखेंगे अगर एक फॉलिकल जो है वो 2 सेंटीमीटर का है हम्म। और उसके अंदर कोई 50 फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं तो कितनी बड़ी ओवरीज हो जाएंगी। हम्म। और फिर वो उनका वो जो कैप्सूल होता है ओवरी का वो स्ट्रेच होता है, इसमें शदीद पेन होती है, अनबेरेबल पेन होती है बच्ची को, इतनी शदीद कि हमें इतने सिवियर पेन किलर्स लगाने पड़ते हैं। फिर वो फ्लूइड कुछ उसमें से फटते हैं और फ्लूइड एसाइटिस हो जाती है, पेट फूल सकता है, लंग्स में पानी पड़ सकता है। एक्सट्रीम केसेस में आपको बता रही हूँ, ये 1 to 2% पेशेंट्स में होता है, ये सब में नहीं होता, बहुत अनकॉमन। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंटली अबवेज जो फर्टिलिटी की बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, यूरोपियन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी है, उन्होंने फिर हमें तरीके बताए हुए हैं कि हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम से बच सकें। तो हम अब बहुत इंटेलिजेंटली दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो बहुत रेयरली कभी OHSS में पेशेंट्स जा सकती हैं। इसके अलावा तो कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर अनट्रेन्ड कोई एग निकाल रहा है और वो आर्टरी में चला गया है, वो फॉलिकल उसको समझते हुए, ये तो फिर मतलब अनट्रेन्ड को तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। ट्रेन्ड अगर पर्सनल है वहाँ पे तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अच्छा, मर्दों के लिए भी अगर जैसे स्पर्म काउंट कम है जी। या उसकी मोर्टेलिटी अर्ली है तो उसकी भी कोई ट्रीटमेंट मर्दों के लिए भी होता है? उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होती। वेरिकोसील के ऑपरेशन होते हैं, वो रेयरली इफ़ेक्ट करते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते नहीं देखा। कभी कभी किसी में वो शायद थोड़ा सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ जाए, उनकी मोटिलिटी अच्छी हो जाए या उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ आजकल वो एम्बोलाइजेशन भी कर रहे हैं वेरिकोसील के लिए, जो कई कई लाख रुपए ले लेते हैं। बहुत मिनिमल सा है और वो भी बहुत सौ में तो बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक छोटा-सा ऑपरेशन है वो करा लें, एम्बोलाइज़ेशन पे ना जाएँ। और फाइब्रॉइड्स की भी एम्बोलाइज़ेशन हो रही है जिससे ओवरीज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अर्ली मेनोपॉज़ आ जाता है। तो ये एम्बोलाइज़ेशन ये फर्टिलिटी के लिए तो बिल्कुल ना कराएँ। ये मेरी एडवाइस है लोगों को। और होता भी इतना महँगा है, 6-6 लाख रुपए लोग खर्च करके आ जाते हैं और फिर हमारे पास हमें फिर भी मायोमेक्टमी करनी पड़ती है। वो डेड इतने बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स पड़े होते हैं कि फर्टिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं होती। और वेरिकोसील में भी कोई मिनिमल इफ़ेक्ट होता है, इतने लाखों रुपए खर्च करके आप एक वो इलाज जो कि अभी कंफर्म्ड ही नहीं है कि वो कुछ फ़ायदा करता है। तो वेरिकोसील का छोटा-सा ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन करवा लें अगर बहुत ही आप चाहते हैं कि उसका तो मेल्स में ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये भी होते हैं और फ़ायदा थोड़ा बहुत सर्जिकल जैसे कि अगर एज़ोस्पर्मिया है ही नहीं है, तो फिर हम करते हैं टीसा, ट्रांस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के बाद एपिडिडिमस में स्टोर होते हैं, फिर वो इजैकुलेट स्पर्मेटिक डक्ट से होते हैं। अगर कॉर्ड बंद है, स्पर्मेटिक डक्ट जो है वो बंद है, जो कभी कभी किसी मेल में हो सकती है, तो फिर हम टीसा से अगर हम एपिडिडिमस स्टोर में से निकालें तो हमें अक्सर स्पर्म मिल जाते हैं। लेकिन वो भी फिर IVF ही हो सकता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी उससे नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर हमें एपिडिडमस में नहीं मिले तो फिर पहले तो ये समझते थे कि टेस्टिकल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया तो वो इट रिप्रेजेंट्स द होल टेस्टिकल, तो वो अ, अगर उसमें नहीं है स्पर्म्स तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, टेस्टिकुलर मैपिंग के लिए फिर पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं। उसमें वी स्प्लिट ओपन द टेस्टिकल और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कोई छोटा सा ऑइसिस हमें नज़र आए कि जहाँ ब्लड वेसल्स हमें नज़र आए, तो वहाँ पे अक्सर हमें कुछ ना कुछ स्पर्म की प्रोडक्शन मिल जाती है। और वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई दफ़ा 4-4 घंटे का एनेस्थीसिया दिया होता है, क्योंकि साथ ही लैब में हम टिश्यू लेके लैब में भेजते हैं। लैब में फिर हम पिन लगा देते हैं पूरी जगह पे, जिस जगह से हमने सैंपल ले लिया वो पिन उतार के रख देते हैं कि रेपिटेशन ना हो जाए। तो वो टेस्टिकुलर मैपिंग में कई कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो टिश्यू लैब में जाता है, लैब में वो उसको प्रिपेयर करता है, फिर देखता है, पूरी स्लाइड देखने के लिए उसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है। फिर वो बता देता है कि जी मिल गए हैं या नहीं मिले हैं। अगर मिल जाए तो हम उसको फ़ौरन फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि इस प्रोसेस में से मेल दोबारा ना गुजरे। तो ये अब जैसे हमारे यहाँ जो मस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो उसमें अब मतलब मर्द इजीली इन सारी चीज़ों पे अपने आप को अब मतलब दे प्रेजेंट इजीली या अभी कुछ भी? फ़र्क पड़ा है।
कुछ अच्छा। फ़र्क पड़ा है, सोशल मीडिया ने बहुत फ़र्क डाला है। हम्म, लेकिन अगर उसका ज़ीरो स्पर्म है और वो शादी के बाद वो उसको पता लगा है, हम्म, अव्वल तो वो बीवी को नहीं बताएगा। माँ-बाप को बता देगा, बहन-भाइयों को शायद पता हो, हम्म, बीवी को नहीं बताएगा। और अगर बहुत बीवी इंसिस्ट करती रहेगी कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो ₹1000 की फ़ेक रिपोर्ट कई लैब्स बना के दे देती हैं। ओह, तो वो झूठी रिपोर्ट ला के दिखा देगा। ओह, मतलब इस चीज में भी झूठ बोलने की बिल्कुल झूठ नौबत। बोलते हैं अपनी अच्छा, शादी बचाने के लिए। ओके। उसके बाद इसीलिए हम अपने सेंटर पे कहते हैं कि हमें सैंपल चाहिए। हम हाँ, पुरानी रिपोर्ट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं और या तो बहुत अच्छी किसी लैब से हुआ, लेकिन देखिए ना, अगर किसी अच्छी लैब में भी आप किसी का सैंपल दे आए हैं, हम्म, वाह, आप अपने दोस्त को कहेंगे भाई सैंपल दे दो, मैंने लैब में देना है। वो लैब में जाके कहेंगे जी मुझे यहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं लैब है, में नहीं दे सकता, मैं घर से सैंपल ले आऊँ 15 मिनट में, है, आप मुझे कंटेनर दे दें। वो कंटेनर दे देंगे, किसी का भी सैंपल ला के आपको दे देगा। वाह, तो अच्छा, इसलिए ये झूठ तो बहुत ज़्यादा है माशरे में। अच्छा, मतलब शादी ये तो, बचाने के लिए वो तो हर तरह का काम करेगा। फिर मैंने एक और पॉडकास्ट में बताया कि ये जो छोटे लेवल पे ये दाइयाँ और एलएचवीज और ये इस किस्म के जो छोटे छोटे गांव में और छोटे शहरों में क्लिनिक्स हैं, वो इन लैब से फ्रेश सीमन ला के एजोस्पर्मिक आदमी की बीवी की विजाइना में रख देंगे विलिंगली। उस आदमी को पता होता है ये मेरा सीमन नहीं है, ओके, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो खुश हो जाता है कि बस अब तो सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि मैं ठीक, मेरा तो बच्चा वाह, हो रहा है। वाह, मतलब यानी इस चीज में भी इतने सारे जी बैकग्राउंड में इतने जी, सारे इश्यूज हैं। इतना कुछ हो रहा है डार्क एरिया में। वाह, अच्छा, ये जो नेचुरल बर्थ वर्सेस, इसीलिए क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हान ताला ने शर्म रखी सबकी कि जो बच्चे हैं उनको माँ के नाम से बुलाया जाएगा, बाप से नहीं। वहाँ तो अजीब केओस ही मच जाएगा अगर सही, बाप के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो नॉर्मल बर्थ वर्सेस सी सेक्शन जो है, तो मतलब मेडिकली, मतलब क्या बेहतर क्या है? अगर तो डायरेक्ट इंडिकेशंस हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, बच्चा बाहर आ ही नहीं सकता, हम्म, आंवल ने रास्ता रोका हुआ है, तो फिर तो सिजेरियन से ही निकलना है। पहला ब्रीच, अगर टांगे पहले आ रही हैं और पहला बच्चा है, डायरेक्ट इंडिकेशन, स्ट्रेट इंडिकेशन फॉर अ सिजेरियन, क्योंकि बच्चे की टांगे निकल आएंगी, हेड फंस जाएगा और वो डेथ हो जाएगी बच्चे की। इसलिए नॉर्मल डिलीवरीज किसी जगह पे तो बिल्कुल इंडिकेटेड ही नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्रीच है, ट्विन्स हैं, एक पहला ब्रीच आ रहा है, फिर प्रीवियस 2 सिजेरियंस हैं, आप रिस्क ही नहीं ले सकते, प्रीवियस 1 पे भी आप यूजुअली रिस्क नहीं लेते। तो इसलिए ये तो हैं कंफर्म्ड इंडिकेशन। लेकिन बहुत सी बच्चियां आप कहती हैं हमने पेन्स लेनी नहीं है, हम तो वी कैन नॉट टेक अ सिंगल पेन, क्योंकि बड़ी सिवियर पेन होती है लेबर पेन। एपिड्यूरल में पेन 70% एलिविएट होती है, 30% उनको फील हो रही होती है। बहुत सी बच्चियां उतनी पेन भी नहीं लेना चाहती। तो इसलिए हमारे लिए डॉक्टर्स के ऊपर एक स्टिग्मा लग गया है कि जी ये पैसे कमाने के लिए सिजेरियन कर देती हैं। ऐसा बहुत रेयर होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छा, जी तो मतलब ये है कि कोई खवातीन को भी स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि अगर वो सी सेक्शन के लिए जाएं, तो इस पे भी कोई, वो भी उनका कोई समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि वो भी उनका कोई इशू है? सासें तो चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। माँ के दिल को कुछ हो रहा होता है जब वो पेन ले रही होती है, हम्म, तो सास तो चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसको हम्म, तो इतना वो इमोशनल उसके साथ नहीं है ताल्लुक। लेकिन माँ का दिल घबरा रहा होता है कि अब निकल जाए बच्चा, मेरी बच्ची के पेन ख़त्म हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। बच्चा जब नॉर्मल डिलीवरी में निकलता है ना बाहर, तो वो एक प्रोसेस से निकलता है। यानी अगर वो 6 से 8 घंटे की लेबर पेन्स के बाद निकला है, तो वो स्लोली ग्रेजुअली उसके लंग्स जो हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं। सारा फ्लूइड लंग्स का जो है वो मुंह से बाहर आ रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ। और वो लंग्स जो हैं वो जब पूरा कंप्रेस होके उसके पैसेज में से बाहर निकलते हैं और डायलेट होते हैं, तो उसकी सांस भी अच्छी होती है, उसका सब कुछ अच्छा होता है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी नहीं जाता बच्चा, और बहुत बेनिफिशियल है नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम फौरन बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। वो 8 घंटे का स्लो प्रोसेस
में से नहीं गुजरता, ठीक है, फौरन ही हम निकाल लेते हैं ना, तो वो लंग्स के लिए नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा। लेकिन अब कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस हैं, डाइट बहुत है, बच्चा बड़ा हो रहा है, पेल्विस उस बच्ची की छोटी सी है, वो तो कई दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। अच्छा ये बताएं कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, तो मतलब बॉडी को नॉर्मल होने में रियलिस्टिकली कितना टाइम लगता? जो पुराने ज़माने में वो 40 डेज़ हाँ होते थे जी, ना, मतलब जहाँ छिला माँ जो। के पास शिफ्ट कर देते हाँ। थे और वो बड़ी मंजी हुई दाइयाँ आती थीं हम्म। और उसकी बॉडी को सेट करती थीं। हम्म। वो बहुत ज़रूरी था, वो मेडिकली भी प्रूव्ड है कि जब प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में हार्मोन्स कुछ ऐसे बनते हैं जो कि हड्डियों को थोड़ा-सा एक-दूसरे से अलग करते हैं, स्पेस बनाने के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए। जैसे पीछे सेक्रोइलियक जॉइंट है, वो दोनों हड्डियाँ जो हैं, वो एक पेल्विक बोन और पीछे जो सेक्रम है, उसका जॉइंट ऑलमोस्ट फ्यू मिलीमीटर्स एक-दूसरे से दूर हो जाता है, लिगामेंट्स लैक्स हो जाती हैं। और अगर वो रेस्ट नहीं कर रही या उसको पता नहीं है, तो वो क्या होगा, जैसे यूं जॉइंट था ना, वो अब अलग है प्रेगनेंसी में, वेडलिंग गेट, डक लाइक गेट हो जाती है ना, आपने अच्छा। नोट किया होगा, वेडलिंग गेट होती है हम्म। आखिरी दिनों में, हम्म। औरतें अजीब तरह चल रही होती हम्म। हैं, तो वो अनस्टेबल सेक्रोइलियक जॉइंट होता है। अब क्या होगा कि वो लिगामेंट्स अगर उसने उसको सही तरह अलाइन नहीं किया और वो हल्का सा यूं जुड़ गई हैं, तो कांस्टेंट उसको पेल्विस में पेन रहेगी, कॉन्स्टेंटली। और अब बच्चियों का क्या हाल है कि वो जी अगले दिन ही वो शॉपिंग पे जा रही हैं, वो आउटिंग करने जा रही हैं और फलान जा रही हैं। मुझे याद है कि हमारे घराने में बड़ी अम्मा अम्मा जो हमारी होती थी, वो एक मंझी हुई दाई या खुद हड्डियों को सेट करती थी, बाकायदा वो दबाती थी इस तरह कि वो लिगामेंट्स जो हैं वो अब वो रिलैक्सन हार्मोन तो ख़त्म हो गया डिलीवरी के बाद, अब हड्डियाँ तो वापस आ रही हैं, तो अगर उनको सही तरह नहीं रखा गया तो वो कांस्टेंट पेन होगी और फिर वो प्रोसेस जो जुड़ने का है वो 40 डेज में पूरा होगा और वहाँ रेस्ट चाहिए, वेट बेयरिंग नहीं चाहिए, खड़े होके कुकिंग नहीं करे वो। ये अगर वो इन-लॉज़ में है तो इतना तो कोई ख़्याल नहीं करेगा। ये माँ ही कर सकती है ख़्याल, जो तो लेकिन वो जो 40 दिन के छिले का कॉन्सेप्ट था, यानी बिल्कुल कि है, वो बिल्कुल बिल्कुल है जी, रेलेवेंट है वो। बिल्कुल है। यूट्रस इन्वॉल्यूट कर रहा होता है, सब कुछ ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश हो रही होती है। तो अगर पोस्टमार्टम हेल्थ की बात करें तो उसमें मतलब जो पेल्विक फ्लोर की जो मतलब आप डिलीवरी के बाद जो है, तो उसका क्या मतलब उसके क्या इश्यूज आएंगे? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कुछ हम्म। अरसे के बाद, और हेल्दी बॉडी में वो पेल्विक फ्लोर दोबारा बहुत अच्छी इलास्टिसिटी में आ जाती है यंग बच्चियों की। लेकिन वो मैंने आपको बताया कि जो पुरानी इंग्लैंड में और यूरोपियन कंट्रीज़ में वो जो मिडवाइव्स होती थी, वो जाके पेल्विक फ्लोर को सही करती हैं, हम्म। एक्सरसाइजेस बताती हैं। हमारी उस तरह की तो अब वो दाइयाँ रह ही नहीं गईं जो कि बहुत मंजी हुई और उनको पता होता था कि कैसे सेट करना है सारा कुछ। तो बच्चियों को खुद चाहिए कि गूगल पे सर्च करें, रेस्ट करें, एक्सरसाइजेस करें और अपनी पेल्विक फ्लोर को सही करें, क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीपल बर्थ्स के बाद या पुश करने के बाद वो पूरा यूट्रस नीचे आ सकता है, आपका ब्लैडर, रेक्टम, वो सब कुछ नीचे आ सकता है। तो अपना ध्यान करें, प्रोटीन्स लें उसके बाद और अपनी एक्सरसाइजेस करें ताकि आपके ये ऑर्गन्स जो हैं वो नीचे ना आएँ। मतलब अगर हम अपने साउथ एशियन कल्चर में देखें तो उसमें तो वो जनरली प्रेगनेंसी के बाद औरत जो है वो शायद अगले दिन ही वो काम पे लग मेड जाती है, टू कि जी वो काम पे लग सारा कुछ जाए, तो करे। उसका फिर औरत और मतलब है बच्चे पे बहुत कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। माँ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसको रेस्ट चाहिए, उसकी हड्डियों को रेस्ट चाहिए, उसके जॉइंट्स को रेस्ट चाहिए, उसकी पेल्विक फ्लोर को रेस्ट चाहिए, उसने अपनी ओरिजिनल हालत पे आना है, उसने वज़न नहीं उठाना, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, बैठ के थोड़ा बहुत काम कर ले वो, लेकिन उठ के हर काम करना और सफाइयाँ और धुलाई और बड़ी वज़नी चीज़ें उठा रही है, वो कपड़े टाँग रही है, ये ज़्यादती है। ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो मतलब ये जो डिप्रेशन और ये सब कुछ है, ये हार्मोनल चेंजेस से ही है, या कि जो और भी कल्चरल इश्यूज हैं कि अगर बेटी पैदा हो गई या कोई और इस तरह के या घर के मसाइल हैं, या
मतलब ये मतलब नेचुरल है, ये तो होता ही है। इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है ना ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अच्छा। बहुत ज़्यादा। और ये सारे हार्मोन्स डिप्रेशन करते हैं। फिर हमारे मुल्क में मर्द जो है उसका काम सिर्फ वहाँ तक है कि औरत प्रेग्नेंट होगी एंड दैट इज़ ऑल। ना वो एंटीनेटल में साथ जाता है, ना वो डिलीवरी के वक्त मौजूद होता है, ना वो पोस्टपार्टम हेल्प करा रहा है। आप मुझे बताएं, मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास कोई बाप अपने बच्चे का नैपी बदलता है? नहीं बदलता। जी बिल्कुल। किसी क्लास में भी नैपी बदलना सिर्फ माँ का काम रखा हुआ है। और बड़ा सा स्लोगन एक हॉस्पिटल में मैंने देखा लिखा हुआ था, रियल डैडीज चेंज नैपीज। तो जो रियल डैडी है वो तो अपने औरत को कहेगा, मेरी बेटी के हस्बैंड ने उसको इतना रेस्ट दिया, उसने कहा यू आर नॉट गोइंग टू गेट अप, आई एम कॉलिंग अ नैनी एंड आई एम सिटिंग विद द चाइल्ड, ये कुछ नहीं तुमने करना, 15 दिन तो यू आर इन द बेड। तो इसलिए ये अगर अवेकनिंग हो कि दोनों का बच्चा है, नैपी चेंज करना बाप का भी उतना ही काम है जितना माँ का है। उसने तो डिलीवर किया, 9 महीने उसको ले लेके फिरी है, अब तुम नैपी तो बदलो भाई। तुम दोस्तों के साथ बाहर बैठे हुए हो, वो डिप्रेशन का शिकार है बुरी तरह। ऑलमोस्ट 100% ऑफ women इन पाकिस्तान गो इनटू माइल्ड टू सिवियर डिप्रेशन, जिसमें फिर वो साइकोसिस में चली जाती हैं। वो बच्चे को अटेंड करना छोड़ देती हैं, दूध पिलाना छोड़ देती हैं। ये पोस्टपार्टम ब्लूज पहले शुरू होते हैं, हल्का हल्का थोड़ा सा डिप्रेशन, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो साइकोसिस में, पागलपन में चला जाता है। और ये इतना निग्लेक्टेड ये है, पार्ट है रियल लाइफ में, कि इसके दूररस नताइज इतने ज़्यादा हैं। आगा खान की एक रिसर्च थी कि 80 to 85% ऑफ women इन पाकिस्तान आर डिप्रेस्ड। डिप्रेशन इतना प्रेवलेंट है इनके अंदर, और क्योंकि मेल उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बच्चे की परवरिश में, बच्चे की अपब्रिंगिंग में, कोई बीमार हो गया तो वो माँ दौड़ रही है, हर चीज़ वो कर रही है, प्रोफेशनल है तब भी वो सब कुछ कर रही है, बाप तो बरी ज़िम्मा है हर चीज़ से। तो ये जो पोस्ट नेटल डिप्रेशंस हैं ये बहुत बहुत प्रेवलेंट है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरी बच्ची जब हुई, मैं एक बहुत खाते पीते घराने, पढ़े लिखे घराने, मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट सब कुछ। माय फादर वाज सिटिंग ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, माय मदर एंड माय फादर वर देयर, और मैं रोना शुरू हुआ और मैं 2 दिन रोती रही, तो मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, आई ओवरहर्ड के वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं मेरे वालिदैन। तो अम्मी कहने लगी कि रोती जा रही है कल से। तो माय फादर सेड कि कोई बात नहीं, ये नई लाइफ एक शुरू हुई है, बच्चा इसको संभालना पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसको रोने दो, जी भर के रो लेने दो, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। तो इफ मी, मैं इतना सपोर्टिव खानदान, पढ़ी लिखी, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, और मुझे पता भी है, मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं उसमें से गुजरी हूँ तो बाकियों का क्या हाल होता होगा। इतना स्ट्रेसफुल है ये चाइल्ड बर्थ, इतनी स्ट्रेसफुल है कि आपको जिंदगी मौत का नहीं पता कि आप मरेंगे कि जिएंगे। और ये एक टाइम होता है जब माँ मौत के इतने करीब होती है, आपको कोई कॉज मेडिकली नजर नहीं आ रही, आपने उसको कहा है पुश करो, पुश करने में एक उसका हार्ट फेल हो सकता है, एकदम से वो उसका मसल ही जवाब दे जाएगा। तो ये अननोन ओरिजिन के जो मायोपैथीज होती हैं, हार्ट फेल हो जाएगा, बच्चा डिलीवर हो रहा है, उधर से उधर माँ डेड पड़ी हुई है, ये हो जाता है। और फिर खिड़कियां तोड़ने आ जाते हैं, दरवाजे तोड़ने आ जाते हैं रिश्तेदार। अब डॉक्टर क्या बताए कि ये तो साइलेंट कार्डियक फेलियर हो गया माँ का। या आपने सुना होगा एम्बुलाइजेशन, लाइकर की एम्बुलाइजेशन हो सकती है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बच्चे के गिर्द जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो माँ के ब्लड वेसल्स में जा सकता है, जाके एम्बुलाइजेशन हो सकती है लंग्स में, ब्रेन में, इंस्टेंट सडन डेथ हो सकती है एम्बुलाइजेशन से। तो माँ का प्लेसेंटा डिटैच हो सकता है, वहां से वो ब्लीड कर करके मर सकती है। आमल उसका खून भी पेट में जा रहा है ना, बच्चे का भी जा रहा है, वो भी ब्लीड कर रही है अंदर। फिर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, फिर DIC में जाती हैं, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन में जा सकती हैं।
क्लॉटिंग जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला नेचर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कर देता है कि इसने बाद में इतनी इतनी वेसल्स ने कोएगुलेट होना है, ब्लड ने जमना है तो ब्लीडिंग रुकनी है, तो वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में होती है, खून ज़्यादा जम रहा होता है, उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये सब कुछ हो सकता है। तो ये इतना स्ट्रेसफुल है, अभी तो हमारी औरतों को पता नहीं कि क्या कुछ हो सकता है, ये तो हम डॉक्टरों को पता है कि वो किस किस मौत के मुंह से वो निकलती है डिलीवरी के वक्त। तो मुझे तो सब कुछ पता था ना, तो व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल दैट, तो वो एक स्ट्रेस में से जब निकले तो वो तो फिर एक आप मतलब इतनी बुरी कंडीशन में से निकले होते हैं। अगर फैमिली प्लानिंग की बात करें तो जो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल खासतौर पे जो पिल्स जो हैं तो उनका मतलब कोई, क्योंकि कुछ स्टडीज अब कहती हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ये कैंसर भी हो सकता है बर्थ कंट्रोल पिल से, तो ओवरऑल वुमेन हेल्थ पे इन प्रोसेसेस का क्या इफेक्ट है? अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की फिर तो बिल्कुल ना लें, और ऑल्टरनेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं यहाँ बात करूँगी वाजेक्टमी की। ट्यूबें तो औरतों की हर एक ही काटने को चल पड़ते हैं, तो वाजेक्टमी क्यों नहीं कराते मर्द? 6 बच्चे पैदा हो गए हैं, बच्चे तो पैदा हो चुके हैं ना, तो व्हाई नॉट वाजेक्टमी? वाजेक्टमी की तो बाद में रिपेयर भी हो सकती है। तो वाजेक्टमी तो ट्यूबल लाइगेशन, औरत की ट्यूबल लाइगेशन से बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, वो तो एक ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट भी कर सकता है लाइगेशन की। तो क्यों नहीं कराते, ये क्यों नहीं प्रमोट करते हम कि जी मेल्स अपनी लाइगेशन करवा लें? तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, अब मेल पिल भी आ रही है, वैसे कुछ सालों में आ जाएगी। फिर तो बहरहाल जो यंग विमेन जिनकी कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है फैमिली में, खुद भी वो हेल्दी हैं, लिवर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो दे कैन यूज़, वो कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 35 फिर मेमोग्राफी करवा लें, सारा कुछ करा लें, लिवर फंक्शन करा लें अगर आपने यूज़ करनी ही है, वरना ऑल्टरनेटिव मेथड्स बहुत हैं। आईयूसीडी है, फिर कॉन्डोम्स हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, और भी बहुत से मेथड्स हैं, तो वो यूज़ कर लें। लेकिन पिल्स यंग फीमेल में यूजुअली सेफ होती हैं। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल मेथड जो हैं इनका लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट होता है कि यानी कि फिर दोबारा फर्टिलिटी हो ही नहीं सकती, या ये जितना अरसा यूज करो सिर्फ उतने अरसे के लिए? जितना अरसा यूज़ करें उतने अरसे के लिए, बल्कि ये तो एग्स को स्टोर्ड रखती हैं ना, ओव्यूलेशन नहीं होने देती हैं, अंडे बचे रहते हैं। तो ये तो बल्कि एक तरीका है, जिसके थोड़े एग्स हैं और उसने अभी लेट बच्चा पैदा करना है तो वो पिल पे चली जाए, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कोई भी। लेकिन ये पिल यूट्रस के साइज को बड़ा करेगी और पॉलिप्स बनाएगी, वो फिर आप डॉक्टर की उससे तजवीज़ से, उसकी एडवाइस से फिर आप चल सकते हैं आगे। जो इतनी सारी डेवलपमेंट में, तो आज के वक्त में सबसे ज्यादा सेफ तरीका बर्थ कंट्रोल का क्या आप सजेस्ट करते हैं? टेलर मेड, हर औरत का डिफरेंट है। अच्छा। हम एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये सबके लिए सेफ है। ओके। एवरी वुमन हैज़ अ स्पेसिफिक नीड, और फिर टेलर मेड हम उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हर औरत की फ़र्क बनाएंगे, और कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम हर औरत का डिफरेंट बताएंगे। तो आखिर में आप जो ऐसे जो कपल जो ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी, मतलब ये कि फर्टिलिटी के बारे में, और फिर जो ये जो आफ्टर प्रेगनेंसी के जो इश्यूज हैं उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगी लोगों को? पहले तो मेरा ये मशवरा है सबको कि शादी से पहले शादी की तैयारी करें, अपने टेस्ट करवाएं। अगर वो आपके सारे टेस्ट ठीक हैं तो अपना जो पार्टनर है उसको भी आप, अगर बात तय हो चुकी है तो टेलीफोन नंबर एक्सचेंज होने चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। आपको बाशऊर एडल्ट्स की तरह बात करें एक दूसरे से, और उनको कहें कि आपस में डिसाइड करें, अपनी मौरूसी बीमारियां डिस्कस कर लें, ख़ानदान में क्या हो रहा है, और इस तरह ये सारा कुछ डिसाइड करने के बाद फिर वो जो ज़माना था कि जी अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, अभी हम 5 साल तक बच्चा पैदा नहीं करेंगे, वो ज़माना निकल गया। एक बच्चा पहले पैदा कर लें, अपने सिस्टम्स को चेक कर लें कि ये बच्चा पैदा करने के काबिल है कि नहीं, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। एक बच्चा पैदा कर लें और उसके बाद अपना करियर परस्यू कर लें, उसके बाद जो मर्ज़ी करते रहें। Thank you very much. Thank you for taking out time and Thank you coming very to much us. for calling me on your Thank you. show. Okay.